ये लास्ट पोर्शन है यार आपका न्यूटन लॉ का, पार्टिकल इन द एक्सेलरेटेड फ्रेम, जहां पर स्यूडो फोर्सेस की यूज करोगे आप, इमेजिनरी फोर्सेस या फिक्शियस फोर्सेस। और ये जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है ये दो तरीके से लेंगे हम, दो दो टाइप के एक्सेलरेटेड फ्रेम की बात करेंगे। ठीक है, एक लीनियरली एक्सेलरेटेड और एक रोटेट करने वाले फ्रेम्स। तो एक ट्रांसलेटरी मोशन वाले फ्रेम्स लेंगे और एक रोटेशनल मोशन वाले फ्रेम्स लेंगे, दोनों को एक साथ मैंने डिस्कस किया है। हालांकि ट्रांसलेटरी मोशन वाला स्यूडो फोर्स का ऑलरेडी एक कंप्लीट लेक्चर मैंने लिया हुआ है, तो उसका सिर्फ एक सिंगल प्रॉब्लम लेंगे और उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रोटेटिंग फ्रेम्स को लेकर के हैं। न्यूमेरिकल्स में जाने से पहले कुछ थ्योरी रिवाइज करनी होगी आपको, थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करोगे। वो ये देखो आप, मतलब ये वर्किंग पॉइंट्स हैं बेसिकली। एक बार फिर से आपसे बोलेंगे कि ये वर्किंग स्टेप्स होना चाहिए। आई मीन न्यूटन लॉ का न्यूमेरिकल करते वक्त आप इस सिंगल पेज को अपने सामने रखिए, कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, कभी भी। दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ पूरे चैप्टर को समराइज किया है मैंने यहाँ पर, पूरा पूरा न्यूटन लॉ का चैप्टर समराइज है यहाँ पर, कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी फोर्सेस दिखानी है, क्या करना है। तो देखो, ऑलवेज मेक फ्री बॉडी डायग्राम्स विद दिस चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या है, आपको दो तरीके के फोर्स दिखाने पड़ते हैं, रियल फोर्स और वर्चुअल फोर्स। तो रियल फोर्सेस में टू बी कंसीडर्ड इन द एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि आप ग्राउंड फ्रेम यूज करें, एलिवेटर का फ्रेम यूज करें क्वेश्चंस के हिसाब से, लिफ्ट का फ्रेम यूज करें, कहीं से भी ऑब्जर्वेशंस लोगे आप, तो ये रियल फोर्सेस टू बी कंसीडर्ड इन द एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें ग्रेविटी आएगी, नॉर्मल, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और एनी गिवन पुश और पुल बाय हैंड। ये तो आपके रियल फोर्स होंगे, ये सब जगह दिखाने आते हैं, मतलब आप चाहे रेफरेंस फ्रेम कोई भी चूज करें। हाँ, वर्चुअल फोर्सेस फ्रेम के अकॉर्डिंग होते हैं। दैट मीन्स वर्चुअल फोर्सेस के बारे में आप कह सकते हो कि ये सब जगह नहीं दिखाने पड़ते हैं, दीज आर अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम में इसको नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर हाँ कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम लेते हो तो आप वर्चुअल फोर्स भी दिखाते हो। इसमें दो तरीके के वर्चुअल फोर्सेस है। पहला लीनियरली एक्सेलरेटिंग फ्रेम, मतलब कि ट्रांसलेट करे अगर कोई चीज, तो ट्रांसलेटिंग वाले में स्यूडो फोर्स दिखाते हैं, जिसका डायरेक्शन आप एक्सेलरेशन के अपोजिट दिखाते हो और स्यूडो फोर्स की मैग्नीट्यूड को लिखते हो। क्योंकि ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि स्यूडो फोर्स का अमाउंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, स्यूडो फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसको आप कंसिडर कर रहे हो, और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होगा, यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन। और जिस तरफ ऑब्जर्वर एक्सेलरेट होता है उसके अपोजिट साइड पर आप ये स्यूडो फोर्स दिखाओगे। और बी हमारा रोटेटिंग फ्रेम है। अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग है तो इसमें तीन तरीके के वर्चुअल फोर्सेस हैं। रोटेटिंग फ्रेम में लीनियरली एक्सेलरेटिंग में एक ही वर्चुअल फोर्स होता है, जिसको स्यूडो फोर्स के नाम से पढ़ते हो आप। वर्चुअल इसलिए कह रहे हैं कि ये रियल में नहीं है, एक्चुअल में ये कोई फोर्स नहीं है, ये सिर्फ हम लोग एक मैथमेटिकल टर्म कंसिडर करते हैं ताकि न्यूटन लॉ को इन फ्रेम्स में अप्लाई कर पाओ आप। रोटेटिंग फ्रेम में तीन है, टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक कोरियलिस फोर्स। तो इनके एक्सप्रेशन आप देख लो क्या क्या है। टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स का एक्सप्रेशन माइनस एम अल्फा क्रॉस आर। तो माइनस की वजह से इसका जो डायरेक्शन होगा वो अल्फा क्रॉस आर के अपोजिट, दैट मीन डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू अल्फा क्रॉस आर। अभी न्यूमेरिकल्स करके इन सबको समझाएंगे एक एक करके। सेंट्रीफ्यूगल माइनस है और उसके बाद ओमेगा क्रॉस आर है, तो ये अवे फ्रॉम एक्सिस दिखाते हो, हमेशा एक्सिस से बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द एक्सिस। और कोरियलिस फोर्स माइनस एम इंटू टू ओमेगा क्रॉस वी आर। ठीक है, वी आर को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर, इसका प्रूफ नहीं दिया मैंने आपको। देखो ये जो रिजल्ट्स है इनके प्रूविंग को स्किप कर रहा हूं मैं, प्रूविंग नहीं करा रहे हैं आपको ये डिराइव कहां से होते हैं। बट कोरियलिस फोर्स माइनस एम टू टाइम्स ओमेगा क्रॉस वी आर। सिंबल्स की मीनिंग आपको क्लियर है, एक एक करके यहाँ पर सारा कुछ लिखा है। एम मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ओमेगा जिस फ्रेम में आप हो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा उसी फ्रेम का एंगुलर एक्सेलरेशन, डी ओमेगा बाई डी टी से डिनोट करते हैं इसको, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। आर पोजिशन वेक्टर ऑफ द मास रिलेटिव टू द एक्सिस, और वी और सफिक्स आर है, वी आर। तो वेलोसिटी ऑफ मास एम रिलेटिव टू रोटेटिंग फ्रेम। थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं इसको, ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा तब समझ में आएगी। तो मतलब कुछ टाइम के लिए ना ये वाला पेज बार बार रिपीट होगा, बट देख लेना आप क्या करना है। पहले तो ये एक है, डायरेक्शंस को लेकर के कंफ्यूजन ना हो, तो डायरेक्शंस को क्लियर कर दिया।
डायरेक्शंस को लेकर के आप देख लो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को डायरेक्शन ही कंफ्यूजन में होता है, और अगर आपका डायरेक्शन पार्ट क्लियर नहीं है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट लेने में दिक्कत आएगी हमें। तो क्रॉस प्रोडक्ट सही तरीके से तभी हो पाएंगे जब डायरेक्शंस क्लियर हो। तो डायरेक्शंस में हम ये देखते हैं यार कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करे मान लो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही हो, अगर मोशन इस तरफ है, तो लीनियर वेलोसिटी को आप अलोंग टेंजेंट दिखाते हो। तो लीनियर वेलोसिटी मतलब v को दिखाओगे हमेशा अलोंग द टेंजेंट। ओमेगा को हमेशा आप दिखाते हो सर्किल की एक्सिस की तरफ। और ये ओमेगा का डायरेक्शन लाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरफ बॉडी मोशन होती है अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आप इसी तरीके से बंद करो। तो आप अगर अपना राइट हैंड के फिंगर्स को बंद करो अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रोटेशन, तो जो थंब होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा आपका। अगर आप अपना राइट हैंड ले और राइट हैंड की फिंगर्स को क्लोज करें, फिंगर्स को आप ओमेगा की डायरेक्शन में क्लोज करें अगर, तो थंब की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्टली हमें ओमेगा को पॉइंट कर रही होती है, जैसे ओमेगा वेक्टर। इससे देखते हो आप राइट हैंड से, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है। देखिए मैंने कहा ना, रिवाइज टाइप कर लो आप, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। आर वेक्टर का मतलब होता है सेंटर से लेकर के पॉइंट तक की पोजीशन वेक्टर, मतलब इसको हम आर वेक्टर कह रहे हैं, सेंटर से और जो पॉइंट मोशन कर रहा है वहां तक, दिस इज आर वेक्टर। इस तरफ बाहर की तरफ इसको रेडियस वेक्टर भी कह सकते हो, रेडियस वेक्टर। और अल्फा की जब बात करेंगे तो अल्फा को डिफाइन किया गया है डी ओमेगा बाई डी से। वो इंक्रीजिंग स्पीड में होता है या डिक्रीजिंग स्पीड में। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डिफाइन करने के लिए वेक्टर के हिसाब से चलते हैं, तो इट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब दो केसेस होते हैं, अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि इंक्रीजिंग स्पीड है मतलब कि ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जब ओमेगा इंक्रीज करेगा तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शंस में दिखाओगे, मतलब जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी के पैरेलल दिखाओगे अल्फा को। और अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा होगा तो ओमेगा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम अल्फा की डायरेक्शन दिखाएंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा अपोजिट साइड पर। बट कुल मिलाकर के जो ओमेगा और अल्फा हैं ये दोनों एक्सिस के अलोंग रहेंगे हमेशा। ओमेगा भी एक्सिस के अलोंग चलता है और अल्फा भी हमेशा आपका एक्सिस के अलोंग चलेगा। हालांकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस भी दिखाते हो। तो अगर स्पीड इंक्रीज हुई है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में दिखाएंगे, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लीनियर वेलोसिटी के अपोजिट साइड पर दिखाओगे। फॉर्मूले वाइज अगर बात करोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिफाइन करते हो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम कहते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, या फिर इसको हम, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसको हम r मल्टीप्लाइड बाय अल्फा भी लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को r इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये कुछ आपका पॉइंट्स पुराने थे रिवाइज करने के लिए, मतलब ये न्यूमेरिकल्स करते वक्त याद रखना पड़ेगा आपको, ये सब चीजें माइंड में होनी चाहिए कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर सर्कुलर मोशन का आप कर रहे हो तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको किसी भी टाइम पर बिल्कुल याद रहना चाहिए, कि डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कैसे देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ वी कैसे देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्या है, आपस में क्या रिलेशंस बनते हैं इनके, ये फंडामेंटल्स है। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पार्टिकल इन द ग्रुप। ये जेई 2006 का क्वेश्चन भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एडवांस का। तो क्वेश्चन पढ़ो आप, 2006 का ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, लेटेस्ट है। So a circular disc with a groove along its diameter is placed horizontally and the block of mass 1 kilogram is placed as shown. Coefficient of friction वगैरह दे रखा है इसमें, कहाँ कहाँ दे रखा है, between the block and all the surfaces of the groove and the disc has acceleration इतना। अब इस क्वेश्चन की जो मेन पॉइंट है वो ये, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, लेकिन किसके रिलेटिव पूछा गया ये ध्यान से देख लो आप, क्वेश्चन में पूछ किसके रिलेटिव रहे वो, दैट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क, यानी कौन सा फ्रेम चूज करना है आपको यहाँ पर। इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे या फिर डिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे? डिस्क। और डिस्क स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या फिर रोटेट कर रहा है या फिर ट्रांसलेट कर रहा है? ठीक है ना, रोटेट कर रहा है। रोटेट नहीं कर रहा है, डिस्क रोटेट नहीं कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। क्वेश्चन तो पढ़ो, है ना। द डिस्क हैज एक्सेलरेशन, मतलब डिस्क, हाँ। तो ये हम कहते हैं, इसी को बोलते हैं लीनियरली एक्सेलरेटिंग फ्रेम, मतलब आपको जो डिस्क है वो
रोटेट नहीं कर रहा है, वो ट्रांसलेट कर रहा है, तो यहाँ स्यूडो फोर्स आएगा। रियल फोर्सेस तो आएंगे ही आएंगे, रियल फोर्स तो हमेशा आएंगे, प्लस उसके साथ एक स्यूडो फोर्स का एग्जांपल आएगा। लेकिन इसके पहले मैं आगे बढ़ने से पहले ना एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब हम, मेरे को भी अपने टाइम पर मैं बताऊं सच्ची में, तो मुझे ये ग्रूव समझ नहीं आता था कि ग्रूव होता क्या है। तो इसको पहले आप इमेज देखो, बिकॉज जब तक इसके बारे में आइडिया नहीं होगा ना, तब तक आप डायग्राम बनाओगे कहाँ से। तो ये कुछ एक्चुअल पिक्चर्स हैं। ग्रूव इसको बोलते हो यार, ये जो बीच में स्लॉट होता है ना, ये चीज ग्रूव कहलाएगी। ये चीज, ये जो बीच में स्लॉट देख रहे हो आप, इसको कहते हैं ग्रूव। ठीक है, मतलब ये चीज ग्रुप कहलाती है इस टाइप की चीज को। या ये अगर आप देखोगे तो ये बीच में जो दरार देख रहे हो ना आप, बीच में ये जो खांचा देख रहे हो, ये बीच बीच में ये जो चीजें हैं, ये सब ग्रुप कहलाती हैं। मतलब ग्रुप में कितनी सर्फेसेस हुई अगर देखा जाए तो, ग्रुप के नंबर ऑफ सर्फेसेस काउंट करो। तो ये इस फिगर में देखो आप, इसके नंबर ऑफ सर्फेसेस। तो ग्रुप का एक सर्फेस यहाँ पर है, ग्रुप का दूसरा सर्फेस ये बेस है इसका, और ग्रुप का तीसरा सर्फेस ये साइड में है, इधर 3 साइड है। मतलब अगर हम इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो कितने सर्फेसेस के साथ एक साथ कांटेक्ट करेगा। नंबर ऑफ कांटेक्ट अगर आप बात करो इनसाइड द ग्रुप, एनी ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द ग्रुप, 3 सर्फेसेस होंगे। तो हाँ, तो इसको ध्यान रखना आगे से कभी भी आपको अगर ग्रुप समझ में ना आए, तो ग्रुप का मतलब ये होता है एक बीच में स्लॉट टाइप का, तो एक सरफेस, 2 सरफेस और ये तीसरी सरफेस। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट सरफेस 1 और सरफेस 3 से दोनों को टच नहीं कर सकता, कभी भी प्रैक्टिकली टच नहीं कर सकता, एक साथ कभी नहीं टच करोगे आप। क्या रीजन हो सकता है बताएंगे? क्या रीजन है कि ऑब्जेक्ट एक साथ 1 और 3 दोनों को टच नहीं करेगा? 1 और 3 का मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इधर वाली सरफेस को 1 कह दो और इसके सामने वाली सरफेस को आप 3 कह दो। तो देखिए एटॉमिक लेवल पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका एग्जैक्टली इतने ही साइज का है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो एग्जैक्टली इस गैप के बराबर की साइज का है एग्जैक्टली, पहली बात तो वो नीचे जाएगा नहीं। प्रैक्टिकली सोच के देखो, उस ग्रूव के अंदर कोई चीज फिट करनी है, तो जिस ऑब्जेक्ट को ग्रूव में डालना है, आपको ग्रूव के इनसाइड फिट करना है, ऑब्जेक्ट का साइज ग्रूव से थोड़ा सा कम होना चाहिए। मतलब अगर हम इस ग्रूव की लेंथ को कह दें कि ये जो लेंथ है ग्रूव की लेंथ, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, तो आप एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट नहीं लाओगे, ऑब्जेक्ट लाओगे अराउंड 4.99 सेंटीमीटर का। तो उसका कांटेक्ट या तो सरफेस 1 से होगा या सरफेस 2 से होगा, दोनों से नहीं होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेम साइज का ऑब्जेक्ट फिट नहीं होगा उसमें, अंदर जाएगा ही नहीं वो। तो ग्रूव का कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर ऐसा ही है, बट ये अभी इसे डायग्राम से ग्रूव समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको ना ये पिक्चर माइंड में रखनी पड़ेगी। ग्रूव का मतलब बेसिकली 3 सरफेस होती है, जिसमें ये 2 सरफेस आमने सामने होती हैं और एक उसका बेस होता है। मैं अगर आपको इसी फिगर में दिखाऊं, मैं इस फिगर में कि सपोज इसी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके अंदर हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो इस ग्रूव के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और इस ग्रूव को अगर मैं एक्सेलरेट करूं, इस ग्रूव को एक्सेलरेट करूं, ऑब्जर्वर को इसके ऊपर ले आऊं, तो मैं इस बॉडी पर क्या क्या फोर्सेस दिखाऊंगा। तो मैं इस बॉडी के ऊपर एक जो बेस है इसका, जो बेस वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, उस बेस वाले पोर्शन से नॉर्मल दिखाएंगे। और जब ये एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन के अपोजिट साइड पर जाकर के एक स्यूडो फोर्स दिखाओगे, अपोजिट टू एक्सेलरेशन एक स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट, स्यूडो फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट सरफेस 1 और उसके सामने वाली सरफेस 3 में से किसके कांटेक्ट में जाएगा ये खुद डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि दोनों से कांटेक्ट तो होगा नहीं। तो स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अगर पीछे की तरफ जा रही है, मतलब टुवर्ड्स सरफेस 1, तो ड्यू टू स्यूडो फोर्स आप ये कहोगे कि स्यूडो फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट सरफेस 1 को तो टच कर जाएगा, सरफेस 3 से अपना कांटेक्ट छोड़ देगा। तो एक और नॉर्मल दिखाएंगे, बट वो नॉर्मल दिखाएंगे फ्रॉम द सरफेस 1, सरफेस 1 के साइड से नॉर्मल दिखाएंगे आप। बेस से तो नॉर्मल लगेगा ही लगेगा, सरफेस 1 वाली साइड से भी लगेगा नॉर्मल। आ रही है बात समझ में? यस अच्छा, अब अगर ये ऑब्जेक्ट इस ग्रूव के अंदर मोशन कर रहा हो, अगर ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ना हो और इस ग्रूव के अंदर चल रहे, तो अगर ये बॉडी इसके अंदर चलेगी तो ये सरफेस 1 के
रिलेटिव भी चल रही है और नीचे वाले बेस के रिलेटिव भी चल रही है। हम इसको फिर से एक बार सब हटा रहे हैं, फिर से एक बार देखिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर इसके अंदर कोई चीज रखी है, इसके अंदर एक पार्टिकल रखो आप जो दो दो सरफेसेस को टच कर रहा है, तो उसमें दो नॉर्मल्स आ रहे हैं। एक नॉर्मल इधर वाली साइड से आ रहा है ऐसे, और एक नॉर्मल बेस वाली साइड से आ रहा है। दो नॉर्मल्स आ रहे हैं। और अगर इस ग्रुप का मोशन लेफ्ट साइड डायरेक्शन में होगा ना, तो यहाँ पर दो फ्रिक्शंस भी आएंगे। दो फ्रिक्शंस कौन कौन से आएंगे देखो। एक फ्रिक्शन इस सामने वाली वॉल की वजह से आएगा इधर, म्यू एन, इसको n1 कर दें, इसको n2 कर दें, तो n2 वाले नॉर्मल से। और एक नीचे वाले ग्राउंड को भी टच कर रहे हो आप, मतलब ये सरफेस भी तो रफ है ना, यहाँ पर भी जिसका बेस है वो भी रफ है। तो जब आप चलोगे तो एक फ्रिक्शन उस बेस से भी आएगा, म्यू मल्टीप्लाइड बाय n1। ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको कि दो साइड से नॉर्मल लगेंगे, दो साइड से फ्रिक्शन लगेंगे। बोले? जी सर। ठीक है ना। और नॉर्मल्स तो परपेंडिकुलर है, लेकिन फ्रिक्शंस दोनों सेम डायरेक्शंस में है। देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड जाएगा तो इस ग्रे वाले सरफेस को, ग्रे जिसको ग्रे कलर से शेड किया गया है, आप ग्रे वाले सरफेस पर भी लेफ्ट साइड जा रहे हो, और नीचे जो बेस है उसके ऊपर भी लेफ्ट साइड जा रहे हो, तो बेस से भी फ्रिक्शन लगेगा और ग्रे वाले सरफेस से भी फ्रिक्शन लगेगा इसमें। यस सर। ठीक है। अब तो आगे से ग्रुप आ जाएगा तो आप कंफ्यूज मत करना है, मैंने इसीलिए ग्रुप की इमेज दिखाई है इसमें कि ग्रुप क्या है वो आप समझो। तीन साइड से उसका कांटेक्ट होता है, और उसके अंदर कोई बॉडी रखेंगे तो उसके दो कांटेक्ट बनेंगे, एक नीचे बेस के साथ और एक साइड वाली किसी एक वॉल के साथ। अब साइड में किस वाले वॉल से कांटेक्ट होना है, साइड की कौन सी वॉल से कांटेक्ट होना है, वो डिपेंड करता है कि स्यूडो फोर्स किधर लग रहा है। तो अब इसमें अगर आप इसके अंदर फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएंगे तो कौन कौन से फोर्सेस दिखाएंगे देखो। इसके अंदर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो सबसे पहले तो आप रियल फोर्सेस में और स्यूडो फोर्स। तो अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है तो इसके अंदर आप क्या करो, सबसे पहले एक राइट साइड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स दिखाओ। पहला काम तो स्यूडो फोर्स का हो गया, m इंटू ए, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। ठीक है। उसके बाद तो ए हो गया, बी वाले से कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ कोई रोटेटिंग फ्रेम नहीं है। अब आप रियल फोर्सेस में देखो, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन। तो टेंशन तो है नहीं क्योंकि स्प्रिंग नहीं है, कोई स्प्रिंग भी नहीं है, तो मुझे ग्रेविटी दिखानी है, नॉर्मल दिखाना है और फ्रिक्शन दिखाना है, तीन फोर्सेस। तो ग्रेविटी तो अप एंड डाउन लगेगा क्योंकि ये हॉरिजेंटल डिस्क है, तो ये हॉरिजेंटल डिस्क है तो इसको हम दिखा नहीं सकते इसमें आपको। ठीक है। तो हॉरिजेंटल डिस्क में हम ग्रेविटी को नहीं दिखा सकते और नॉर्मल को नहीं दिखा सकते। बट आप इस वाले फिगर से समझ सकते हो कि जो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा n1 और इसका mg नीचे लगेगा तो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे, n1 इक्वल टू mg। मतलब अगर थोड़ी सी कोशिश करें आपको दिखाने की तो ये कुछ ऐसा फिगर है यार, ये इस टाइप से कुछ फिगर है। ग्रुप अगर आपको दिखाना चाहे तो दिखा, कोशिश कर रहे हैं, देखो आपको ट्राई करते हैं कि ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा। टफ है डायग्राम, उसमें एक्चुअल फिगर तो वही वाली सही थी, फिर भी कोशिश करो आप। देखिए हम कह रहे हैं कि इसके अंदर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक आपका क्या लग रहा होगा, जो नीचे बेस है ना, उस बेस वाली साइड से नॉर्मल लगेगा ऊपर, बेस वाली साइड से, और mg लगेगा नीचे। थोड़ा समझ पा रहे, मेंटली इमेजिन कर पा रहे हो यहाँ पर, ये नॉर्मल बेस से लगेगा और mg लगेगा, और एक ये साइड वाली वॉल्स का भी नॉर्मल आएगा, साइड वाली वॉल्स का नॉर्मल। तो वो नॉर्मल अगर आप उस एक्चुअल फिगर में दिखाएंगे तो ये नॉर्मल इधर की तरफ आएगा क्योंकि स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ है, तो ये नॉर्मल ऐसे आएगा, मतलब इस वाली वॉल के परपेंडिकुलर ऐसे, एम ए नहीं, नॉर्मल। तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाएंगे, स्यूडो फोर्स दिखाएंगे, और एक वर्टिकली नॉर्मल लगेगा और mg लगेगा। अब जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसका मोशन हो रहा हो, मान लो अगर ये बॉडी इधर की तरफ मोशन करे, तो अगर ये बॉडी इधर मोशन करेगी तो ये दो सरफेसेस के इस पर फ्रिक्शन दो सरफेसेस की वजह से लगेगा, एक ये साइड वाली वर्टिकल सरफेस से और एक नीचे वाले हॉरिजेंटल सरफेस से। ये अभी को समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, इस फिगर के हिसाब से जैसे यहाँ पर दिखाई है,
हाँ ये तो रियल फिगर है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब जेई के पेपर में तो क्वेश्चन ही ऐसा है। तो आपको दो दो फ्रिक्शन दिखाने हैं इसमें, पहले बात आपको समझाऊं। दो फ्रिक्शन कौन से दिखाएंगे? एक फ्रिक्शन जो बेस का नॉर्मल लग रहा है उसकी वजह से, एक फ्रिक्शन बेस वाले नॉर्मल से दिखाएंगे, और एक फ्रिक्शन साइड वाले से दिखाएंगे। तो टोटल फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू इंटू नॉर्मल बाय द बेस प्लस नॉर्मल बाय द साइड वॉल दोनों होंगे। यस सर। ठीक, अब ये तो ऑब्वियस है कि बॉडी चलेगी तो ग्रूव के अंदर ही चलेगी ना। मतलब जैसे यहाँ पर अगर कोई मान लो एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ बीच में फंस जाए, तो वो पार्टिकल या तो ग्रूव की राइट साइड जाएगा या ग्रूव के लेफ्ट साइड जाएगा, इधर तो जा नहीं सकता, इधर जाने की जगह ही नहीं है उसके पास। तो कोई भी चीज अगर आप ग्रूव के अंदर रखोगे तो वो ग्रूव के अलोंग ही चलेगी, क्योंकि बाकी तरफ तो आपके दीवार खड़ी है, दीवार को तोड़ के तो जाएंगे नहीं। यानी इसमें मोशन जो होगा वो ग्रूव की तरफ होगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो इस ग्रूव की डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में मोशन आएगा, रैपिड मोशन ऑफ पार्टिकल इन द ग्रूव। तो अगर वो इस तरफ, उसकी एक्सेलरेशन को मैं ए पी मान लो, पी फॉर द पार्टिकल ए पी, तो मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाऊं, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल शुड बी। अब बताओ इस एक्सेलरेशन के पैरेलल में क्या क्या फोर्सेस आएंगी, कौन कौन सी फोर्सेस इस एक्सेलरेशन के पैरेलल में होंगी? तो स्यूडो फोर्स का ये एंगल बन रहा थीटा, कौन सा कंपोनेंट स्यूडो फोर्स का इस तरफ आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, अगर इसको रिजॉल्व करके देखना चाहें तो? कॉस। कॉस वाला, यानी एम ए कॉस थीटा, तो ये हो गया। और उसके अपोजिट में ये दो फ्रिक्शंस हैं, ध्यान देना, उसके अपोजिट में ये दो फ्रिक्शंस हैं, तो आप लगाओगे यहाँ पर माइनस म्यू नॉर्मल बाय द बेस and plus normal by the side wall total friction, and this is equals to mass into acceleration of particle. अब नॉर्मल बाय बेस तो ग्रेविटी के बराबर है, mg को बैलेंस कर रहा है, बट साइड वॉल का नॉर्मल किसके बराबर है? तो साइड वॉल का नॉर्मल किसके बराबर है, उसके लिए क्या करोगे? हाँ, इस स्यूडो फोर्स को आप एक और डायरेक्शन इधर भी रिजॉल्व करेंगे, तो स्यूडो फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट जो है वो एम ए साइन थीटा है, उसके बराबर है साइड वाला नॉर्मल। तो साइड वाले नॉर्मल की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे एम ए इंटू साइन थीटा से। अब ये पूरा सॉल्व करके आप एपी की वैल्यू ले आओ, कितनी आती है। क्वेश्चन में एपी पूछा है, आंसर बताओ क्या आएगा इसके बाद। मेन पॉइंट है, जिसको ग्रूव का कंसेप्ट क्लियर है, मतलब ग्रूव की पिक्चर्स क्लियर होंगी, वो तो समझ जाएंगे कि दो फ्रिक्शंस लगेंगे इसके अंदर, दो नॉर्मल्स लगेंगे। नॉर्मल्स भले अलग अलग डायरेक्शंस में है, लेकिन फ्रिक्शन सेम डायरेक्शंस में है, क्योंकि फ्रिक्शन पैरेलल टू सरफेस आती है, फ्रिक्शन पैरेलल टू सरफेस। नॉर्मल भले अलग अलग हुआ है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस कहानी को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके घर में, मान लो घर में अगर हम ऐसे कहते हैं कि एक दीवार है और एक फ्लोर है, दीवार एंड फ्लोर दो चीजें हैं, मतलब वॉल एंड फ्लोर ऐसे, तो इनमें एक कॉमन एज है ना, फ्लोर और वॉल में एक कॉमन एज बनती है, ये वाली एज कॉमन है। अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ मूव कराओ, तो मान लो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट उस एज की अलोंग चल रहा हो, मोशन इज अलोंग द एज v स्पीड से, तो ये बताओ इसमें फ्रिक्शंस कहाँ कहाँ से आएंगे? नॉर्मल्स दिखाओगे जब, अगर आप नॉर्मल दिखाओगे तो नॉर्मल बाय फ्लोर तो ऊपर की तरफ होगा, नॉर्मल बाय फ्लोर, और नॉर्मल बाय वॉल राइट साइड होगा, ये तो आपस में 90 डिग्री पे होंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शंस लग रहे हो, मान लो वॉल से भी फ्रिक्शन लग रहा हो, फ्लोर से भी फ्रिक्शन लग रहा हो, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर दिखाओगे? बैकवर्ड आएंगे। सर बैकवर्ड। मतलब क्या वो भी परपेंडिकुलर होंगे या सेम डायरेक्शंस में होंगे? सर एक वॉल के अलोंग बैकवर्ड होगा और एक सरफेस के अलोंग बैकवर्ड होगा। तो अल्टीमेटली तो सेम डायरेक्शन ही हुए ना, चाहे मतलब दोनों से ऐसे दिखाओगे। यस सर। हाँ, तो फ्रिक्शन तो आपके दोनों ऐड हो गए ना, मतलब म्यू इंटू नॉर्मल बाय द वॉल एंड म्यू इंटू नॉर्मल बाय द फ्लोर, अगर म्यू सेम है तो यही कंसेप्ट लगाया तुमने कि दोनों फ्रिक्शंस को ऐड कर दिया है, वो 90 डिग्री पर नहीं है, अदरवाइज हम उनको ऐड करते स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड करते। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया आपका ये?
तो ग्रूव के अंदर मोशन ऐसे ही होता है, ग्रूव के अंदर जब भी कोई बॉडी मोशन करेगी तो दैट इज सिमिलर टू अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एज ऑफ फ्लोर एंड वॉल. सो इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ टू सर्फेसेस, वॉल की सर्फेस, फ्लोर की सर्फेस. So it will experience two friction forces, two normal reaction forces. बोले जी क्लियर होगा? कर लोगे इसका आगे? यस सर. एपी का आंसर लाना बच्चा, 2006 का क्वेश्चन. 10 आ रहा सर है. 10 आ रहा है. हाँ 10. सही है, सही है. 10 मीटर पर सेकंड आंसर है, करेक्ट. एक्चुअली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था. एपी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो देखो ना, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इस रूल को फॉलो करो ना, कि वैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय आप इसको सामने रखिएगा और आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेना कि आपने सब कुछ सारी फोर्सेस ड्रॉ कर दी हो इसमें. जब सारी फोर्सेस ड्रॉ हो जाएंगी तो फिर क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं उठता कोई. नेक्स्ट पे आइए, ब्लॉक ऑन द टर्न टेबल. तो यहाँ पर ये जो टर्न टेबल रोटेट करने वाली टेबल्स होती हैं, ओमेगा वेलोसिटी से ये रोटेट हो रही है मान लें, और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है आर डिस्टेंस पे. क्वेश्चन कह रहा है a small block is placed on a turntable which rotates uniformly with the angular speed omega. Find the range of coefficient of friction for which the block will be at rest on the table. That is the main point. Block will be at rest on the table. जिसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ग्राउंड टेबल पर खड़े हो जाते हैं तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से मुझे ये ब्लॉक कैसा दिख रहा है. क्वेश्चन के हिसाब से अगर कोई ऑब्जर्वर टेबल पर आ जाए तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज लिखी गई है उसके हिसाब से हम क्या मानेंगे कि उसकी नजर में वो मास मूव कर रहा है या उसकी नजर में वो मास रेस्ट पे है. रेस्ट पे. रेस्ट पे. तो हमने अपना ऑब्जर्वर कहाँ पे लिया हुआ है? दैट मींस हमने ऑब्जर्वर ऑन टेबल लिया, और टेबल स्टेशनरी तो है नहीं, टेबल रोटेट कर रही है. तो इसको कहते हो आप रोटेटिंग फ्रेम्स. ये रोटेटिंग फ्रेम्स में आता है. दैट मींस योर ऑब्जर्वर इज on a surface which is rotating about some axis. अब ऐसे में कौन कौन से फोर्स दिखाएंगे? तो सबसे पहले तो रियल फोर्स पे आते हैं. रियल फोर्स में क्या क्या होता है? रियल फोर्स में नॉर्मल, रियल फोर्स में mg. ये दो फोर्स हो गए. नॉर्मल हो गया रियल फोर्स में और mg हो गया रियल फोर्स में. चेकलिस्ट अगर आपके पास रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी. कभी कंफ्यूजन भी हो जाए तो चेकलिस्ट को देख लेना. mg दिखा दो, नॉर्मल दिखा दिया. टेंशन यहाँ है नहीं क्योंकि कोई स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग होना नहीं है कोई यहाँ पर. कोई हाथ से पकड़ करके तो ब्लॉक को पुश नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा. अब बचा सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन बचा. उसके अलावा इधर पर आओ, क्योंकि आपका ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम के ऊपर है तो आपको ये तीन फोर्सेस दिखानी है. ये तीन फोर्सेस कौन कौन सी तीन फोर्सेस? माइनस एम अल्फा क्रॉस आर, माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, और माइनस एम 2 ओमेगा क्रॉस वी आर. ये तीन फोर्सेस दिखानी है आपको. तो मैं एक बार दिखाता हूँ इसमें. देखो तो रियल फोर्सेस कौन कौन सी होंगी वो देख लेते हैं. एक बार लिस्ट तैयार कर लेते हैं. बिगिनिंग के एग्जांपल में थोड़ा सा धीमे धीमे चलो, लेकिन तो रियल फोर्सेस में mg दिखाएंगे, नॉर्मल दिखाएंगे और फ्रिक्शन दिखाएंगे. और वर्चुअल फोर्सेस में क्या क्या दिखाएंगे? वर्चुअल फोर्सेस में तो पीछे की जो लिस्ट थी उसको मैंने याद कर रखा है. तो माइनस एम एक था अल्फा क्रॉस आर, एक ये वर्चुअल फोर्स होता है. एक वर्चुअल फोर्स होता है माइनस एम इंटू ओमेगा क्रॉस आर, और तीसरा वर्चुअल फोर्स है माइनस एम इंटू 2 ओमेगा क्रॉस वी आर, मतलब वी रिलेटिव. ये तीन होते हैं, तीन वर्चुअल फोर्स. इन जनरल किसी भी रोटेटिंग फ्रेम में तीन वर्चुअल फोर्स आएंगे और रियल फोर्स जितने आप दिखाते हो. अब इसमें से क्या क्या दिखाना है देखिए. सबसे पहले तो माइनस एम अल्फा क्रॉस आर की बात करो. ये मैंने जनरलाइज बात की है, वर्चुअल फोर्सेस की जनरल बात की है, मतलब इस न्यूमेरिकल के कंटेस्ट में नहीं कह रहा हूँ, जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि इन जनरल ये तीन होते हैं. इस न्यूमेरिकल में क्या होगा? तो इस न्यूमेरिकल में यूनिफॉर्मली, रोटेट से यूनिफॉर्मली दे रखा है आपका. रोटेट से यूनिफॉर्मली मतलब ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी, जिसका मतलब अल्फा 0. तो अल्फा 0 तो पहला वाला वर्चुअल फोर्स 0 इन दिस न्यूमेरिकल. तीसरा वाला क्या है? तीसरे वाले में जो वी रिलेटिव है वो क्या होता है जानते हो? वी रिलेटिव का मतलब, वी रिलेटिव का मतलब जिस पार्टिकल को आप देख रहे हो वो उस फ्रेम के रिलेटिवली कितनी वेलोसिटी से चल रहा है. दिस इज वी रिलेटिव. 0 सर. हाँ, मतलब वेलोसिटी ऑफ
पार्टिकल रिलेटिव टू फ्रेम, टेबल के फ्रेम में, मतलब टेबल के रिस्पेक्ट में ये जो मास है इसमें क्या वेलोसिटी है। अगर हम टेबल पर से खड़े होकर देख रहे हैं तो कोई कोई वेलोसिटी नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए ये 0 हो गया। तीसरा बचा आपका, 2 0 हो जाते हैं, मतलब इन जनरल 3 होते हैं, बट क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स में 2 चीजें 0 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है ना, वो गलती ये कर जाते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि सिर्फ यही बचता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। इस न्यूमेरिकल के लिए तो ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स होंगे, हो सकता है वहां पर ये चीजें 0 ना आए। और मैं कह रहा हूँ 100 में से एक ही का चांस है, मान लो प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 100 भी है। सपोज करिए कि आउट ऑफ 100 एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें तीनों वर्चुअल फोर्स आएंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो एक ही क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। मान लिया इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 100 है, तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि फिर ये मेरे पेपर में नहीं आएगा। इसको कौन इस पर कौन चैलेंज कर सकता है कि मेरे क्वेश्चन पेपर में रोटेटिंग फ्रेम के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो भले इसकी प्रोबेबिलिटी 1 ऑफ 100 हो, 1 आउट ऑफ 100 है, फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तीसरा वाला जो केस है वो किधर है, इसको समझो। तीसरे वाले केस को जरा ध्यान से समझिएगा क्या होगा। मैं बहुत जानबूझ करके ना थोड़ा सा मैं आपकी डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ। पहला एग्जांपल है इसलिए डिटेल में लेके चल रहे हैं, बाकी धीरे धीरे फिर हम स्किप करने लगेंगे। हमने इसको अपना एक्सेस मान लिया, फिर इसको अपनी एक एक्सेस मान ली और एक एक्सेस ऊपर की तरफ, ये 3 एक्सेस मान लो आप। ठीक है, इसको एक्स एक्सेस मान लिया, इसको वाई एक्सेस मान लिया और इसको जेड एक्सेस। तो हमारा ओमेगा किस तरफ है, देखो जरा। ओमेगा, अगर ओमेगा बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो ओमेगा की डायरेक्शन इसमें से कौन से एक्सेस की तरफ जाएगी? सर वाई। वाई। तो ओमेगा वाई वाई, ठीक है। तो अब देखना, यानी कि मतलब यहाँ पर जे कैप आ गया, तो जे कैप क्रॉस आर, सेंटर से हमारा पार्टिकल का जो आर वेक्टर है, रेडियस वेक्टर, वो किस तरफ है? आर वेक्टर किस तरफ है? सर तो आई। आई कैप। अब आप आंसर्स बताओ। पहले ये जे क्रॉस आई बताओ कितना आएगा, जे क्रॉस आई क्या बोलते हो, जे क्रॉस आई कितना होता है? मतलब ये आखिरी के दोनों सॉल्व करो। जे क्रॉस माइनस के हो गया। अब उसके बाद बचा जे क्रॉस माइनस के, जे क्रॉस माइनस के माइनस आई। और एक माइनस पहले से लगा हुआ बाहर, एक माइनस और लगा है बाहर। कुल मिला करके ये पूरी फिगर, कुल मिला करके ये पूरा टर्म किधर की तरफ आएगा कंप्लीटली? फाइनली ये प्लस आई कैप है। तो आप एक, हाँ जी सर, जैसे जे क्रॉस आई दिया हुआ है सर, तो पहले हम लोग को जे क्रॉस जे करना चाहिए, फिर ना क्रॉस आई करना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ जाएगा? नहीं, फर्क पड़ता है एक्चुअली। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट में आपको देखना पड़ता है कि पहले क्या है। तो मैं इसको, बल्कि मुझे बताना चाहिए था आपको कि पहले आप ओमेगा क्रॉस आर, मतलब लेफ्ट साइड से शुरुआत करिए, राइट साइड से ओमेगा क्रॉस आर, उसके बाद जो आंसर है उसका फिर से ओमेगा से प्रोडक्ट लेना है आपको। ठीक है बच्चे, देखो पहले ओमेगा क्रॉस आर करिएगा, उसके बाद एक और, ये जो प्लस आई कैप आप कह रहे हो ना, एक्चुअली में यही चीज सेंट्रीफ्यूगल है, इसी को सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। मतलब आई कैप की डायरेक्शन में आप एक फोर्स दिखाएंगे और वो फोर्स m 2 बार ओमेगा मल्टीप्लाई होगा और 1 बार आर, m ओमेगा स्क्वायर आर, इसी को सेंट्रीफ्यूगल कहा गया है। इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हो आप, जो जिसके बारे में कहते हैं कि ये अवे फ्रॉम द एक्सिस होता है, सेंटर से बाहर की तरफ दिखाते हो। तो उसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वेक्टर फॉर्म ये है, -m ओमेगा क्रॉस आर। दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको आप इन जनरल m ओमेगा स्क्वायर आर डायरेक्ट पढ़ देते हो कि m ओमेगा स्क्वायर आर होता है। यस सर। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया। अब हमारा कौन सा फोर्स रह गया? हाँ जी बताओ सर। हर बार तो ये यही आएगा, ओमेगा m ओमेगा हाँ, स्क्वायर हर बार ये बिल्कुल आएगा। तो सर, इसको तो आप, ये अगर ना याद करे तो कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल आप अवे फ्रॉम द एक्सिस दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैंने जस्ट वैसे बता दिया है कि ये कहाँ से आया है ना। और ये जो तीनों देख रहे हो ना वर्चुअल फोर्स, इनके प्रूफ भी हैं, लेकिन अब प्रूफ में टाइम लग जाता है, हमें काफी लंबा प्रूफ है इसका।
ठीक है, प्रूफ किया हुआ है हम लोगों ने, पहले किया है, दूसरे बैचेस में कराया है, आपके बैचेस में नहीं करा पा रहे टाइम की वजह से। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो कि हम क्वेश्चन करते समय ये बात देखते हैं, क्या हमने सारी फोर्सेस कंसिडर कर ली हैं या कोई फोर्स रह गई अभी। तो चेकलिस्ट देख लो आप, चेकलिस्ट में तीनों वर्चुअल फोर्स में 2 जीरो थे, एक सेंट्रीफ्यूगल, वो दिखा दिया, तो वर्चुअल फोर्सेस की लिस्ट कंप्लीट। रियल फोर्सेस में मैंने mg दिखा दिया है, नॉर्मल दिखा दिया, क्या दिखाना बाकी है मेरे पास, कौन सा फोर्स रह गया दिखाने को, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। किधर किधर दिखाओगे, जबकि आपको ये पता है, एक्सिस। हाँ आपको ये पता है कि बॉडी रेस्ट पे है, आपको ये चीज पता है कि बॉडी रेस्ट पे है, तो फिर रेस्ट पे होने के लिए फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, रेस्ट पे होने के लिए फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, तो बट ऑब्वियस हो गया कि सेंट्रीफ्यूगल के अपोजिट साइड पर क्या दिखाओगे आप, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, द फ्रिक्शन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। और अब इक्वेशंस क्या बनाओगे, इक्वेशंस क्या बनाओगे, N is equal to mg. n बराबर mg, और फ्रिक्शन जो टुवर्ड्स सेंटर है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r को बैलेंस कर देगा। और क्योंकि ऑब्जर्वर की नजर में ये मास रेस्ट पे है, तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक वाला हुआ, जिस ऑब्जर्वर ने देखा है उसकी नजर में तो मास चल नहीं रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। तो दिस f should be less than μs multiplied by the normal reaction force, and that means कि m omega square r should be less than equal to μs multiplied by normal, यानी mg, mm cancel, so μs should be more than or equal to omega square r divided by g। आपको रेंज पूछा था, तो रेंज क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना भी डाल सकते हो, मिनिमम ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बनना चाहिए। सर सर इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं? टफ होगा, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखाएंगे, वर्चुअल फोर्स कोई भी नहीं दिखाएंगे। मतलब कि अगर आप ग्राउंड फ्रेम लेंगे तो तीन ही फोर्स होंगे, नॉर्मल होगा, mg होगा, फ्रिक्शन होगा, लेकिन तब आप ये कहोगे कि फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यस सर। और सर तब तो भी वो सब इक्वल कर देंगे तो भी भैया आ जाएगा। हाँ 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 बस ओमेगा की जगह से सर अलग कर देंगे बिल्कुल। बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है सर। एक और एग्जांपल दिखा रहे बच्चे, देखो इसमें डबल ब्लॉक है, टर्न टेबल ये भी है, स्टैक ऑफ ब्लॉक्स ऑन द टर्न टेबल, 2 ब्लॉक्स है, ठीक है, 2 ब्लॉक्स रखे गए एक के ऊपर एक, और ये टेबल ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। नीचे वाली ब्लॉक 3 किलोग्राम की है, ऊपर वाली ब्लॉक 2 किलोग्राम की है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों जगह पर है, मतलब फ्रिक्शन इसे टेबल पर भी है, जो टेबल घूम रहा है इस पर ओमेगा वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी फ्रिक्शन है। तो इसको ब्लॉक नंबर 1 मान लेते हैं और इसको ब्लॉक नंबर 2 मान लेते हैं, तो ब्लॉक 1 ब्लॉक 2। अब हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन तो आप पढ़ लो, फाइंड द रेंज ऑफ ओमेगा, आपकी बार ओमेगा की रेंज निकालनी है, फॉर विच द मासेस विल बी एट रेस्ट रिलेटिव टू द टेबल। तो इसका मतलब अपना ऑब्जर्वर आप टेबल पर ले ले क्वेश्चन के हिसाब से, और अब फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करिए, क्या क्या बनेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो फॉर ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्या होगा और फॉर ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, क्योंकि न्यूटन लॉ इसके बिना तो चलता ही नहीं है। और फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखना है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम में रियल फोर्सेस दिखानी है और वर्चुअल भी दिखानी है, दोनों को। तो रियल में नॉर्मल दिखाते हैं, mg दिखाओगे, फ्रिक्शन दिखाओगे, और कुछ है नहीं यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है, स्प्रिंग नहीं है। वर्चुअल में आप जो 3 फोर्सेस थी वो दिखाएंगे, मैं बार बार लिखूंगा जरूर उसको, माइनस एम अल्फा क्रॉस आर, जस्ट मैं बार बार इसे लिखता हूँ ताकि याद हो जाए ये चीज। तीसरा माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, जिसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, और तीसरा है माइनस एम इंटू 2 ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव। 2-3 बार इसलिए लिखेंगे कि 2-3 बार लिख के थोड़ा सा याद कर लें, फिर उसके बाद स्किप कर जाएंगे इसको। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 पर फोर्स से दिखाएंगे, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 पर एक नॉर्मल रिएक्शन है टेबल की वजह से लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से आएगा, 2 नॉर्मल्स आएंगे, उसका वेट mg, ऑब्जेक्ट नंबर 1 नीचे वाला है 3 किलोग्राम है, तो 3 इंटू जी 30, तो n दिखा दिया, mg दिखा दिया, फ्रिक्शन बचा हुआ है, और उसके अलावा जो वर्चुअल फोर्सेस है उनमें क्या क्या होगा, तो ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ पर, ओमेगा के कांस्टेंट होने से अल्फा नहीं आएगा, तो ये वाला वर्चुअल फोर्स 0, और क्योंकि ब्लॉक से टेबल के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं कर रहे हैं,
तो v रिलेटिव जीरो होने की वजह से दूसरा वर्चुअल भी जीरो हो गया, तो सिर्फ एक वर्चुअल फोर्स बचा है जिसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हो, और वो टेबल की एक्सिस से बाहर की तरफ दिखाएंगे, यानी राइट साइड डायरेक्शन में। तो टेबल की एक्सिस से बाहर की तरफ m3 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, m ओमेगा स्क्वायर आर का सेंट्रीफ्यूगल। बाकी सब रियल है। फ्रिक्शन को लास्ट में दिखाते हैं इस क्वेश्चन में, फ्रिक्शन को लास्ट में दिखाना ज्यादा फायदेमंद है। ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे जाओगे तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे नॉर्मल बाय द ब्लॉक ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट नंबर 2 पर ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ 20 किलोग्राम की, सीडो फोर्स उसके ऊपर भी बाहर की तरफ आएगा 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, जिसको सेंट्रीफ्यूगल कह रहे हैं बेसिकली, मतलब वर्चुअल फोर्स। और रियल वाला फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कहाँ दिखाना है आपको, सोच लो फ्रिक्शन को कैसे दिखाओगे। आपको पता है कि ये सारे मासेस रेस्ट पे हैं, ये पता है कि ये सारे मासेस रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन कैसे दिखाना है। देखो ब्लॉक नंबर 2 पर फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे, क्योंकि ब्लॉक नंबर 2 पे बाकी सब दिखा चुके हो, सिर्फ फ्रिक्शन बचा हुआ है। बैकवर्ड। ठीक, तो ब्लॉक नंबर 2 पे क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, यानी फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक। और अगर ब्लॉक नंबर 2 पर फ्रिक्शन पीछे है तो न्यूटन थर्ड लॉ यानी एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के हिसाब से इस फ्रिक्शन का रिएक्शन ब्लॉक नंबर 1 के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी ब्लॉक नंबर 1 पर एक फ्रिक्शन फॉरवर्ड साइड पर होगा जो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक वाला होगा। अब ब्लॉक नंबर 1 भी रेस्ट पे है, तो वहां पर भी फोर्स बैलेंस करना है मेरे को। तो टेबल का फ्रिक्शन ब्लॉक 1 पर किधर की तरफ दिखाओगे, फ्रिक्शन बाय द टेबल बैकवर्ड। ब्लॉक 1 पे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, कि फ्रिक्शन ऑफ टेबल ऑन दिस ब्लॉक 1 विल बी लेफ्ट साइड, अदरवाइज फोर्स बैलेंस नहीं कर पाओगे। और फोर्स बैलेंस करना क्यों है, इसलिए करना है क्योंकि बॉडीज मुझे रेस्ट पे दिख रही हैं। अब इक्वेशंस बना दो, अब आप इनकी इक्वेशंस बना दो। तो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर आर एक इक्वेशन बन जाएगी, नॉर्मल बाय द ब्लॉक इक्वल टू 20 ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। मतलब कि इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो ये बनेगी, फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर आर एंड नॉर्मल बाय द ब्लॉक इक्वल टू 2 इंटू जी 20। बट ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इट शुड बी लेस देन म्यू जो ब्लॉक्स के बीच में है इनटू नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। सो दिस इज 2 ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन इक्वल टू, अब ब्लॉक्स के बीच में कितना कोफिशिएंट है वो भी दे रखा है आपको यहाँ पर। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज 0.6 एंड 0.4। तो यहाँ पर कौन सा कोफिशिएंट यूज करें, 0.6 वाला यूज करें या 0.4 वाला जो ब्लॉक्स के बीच में है। तो 0.6, हाँ, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो म्यू यहाँ पर 0.6 वाला यूज करेंगे और नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक 20। ये इस तरीके से होगा आंसर आपका। तो ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर ये 12 और 6 बाई आर का स्क्वायर रूट, ये ओमेगा की वैल्यू आएगी। और दूसरी इक्वेशन आपकी ये बनेगी, ये फ्रिक्शन बाय द टेबल इज इक्वल टू फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर आर। तो दूसरी इक्वेशन ये बनाओ, फ्रिक्शन बाय टेबल इक्वल टू फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर आर। और फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक जो था, फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक उसकी वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर आर है, तो ये चीज 2 ओमेगा स्क्वायर आर है, दैट मीन्स कि कुल मिलाकर के ये वैल्यू 5 ओमेगा स्क्वायर आर हो गई। और फ्रिक्शन बाय द, ये हो गया फ्रिक्शन बाय टेबल, नॉर्मल बाय द टेबल दोनों का कंबाइंड वेट हो जाएगा 50। सेम चीज यहाँ पर भी आएगी, इट शुड बी लेस देन म्यू ऑफ टेबल मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल ऑफ टेबल। और टेबल का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेबल का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो यहाँ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.3 एंड 0.2। हम लोग को स्टैटिक वाला यूज करना है, तो यानी यहाँ पर 0.3 यूज करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0.3 और नॉर्मल 50। और फ्रिक्शन एट टेबल की जगह पर ये रख देंगे 5 ओमेगा स्क्वायर आर। तो इससे ओमेगा की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 3 बाय आर। अब फाइनल आंसर क्या देंगे, तो फाइनल आंसर आपको ना इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन, बिकॉज दोनों इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू रूट 6 बाई आर भी होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू रूट 3 बाई आर भी होना चाहिए। तो दोनों का जो कॉमन आंसर बन रहा है इसका मतलब वो बनेगा ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 3 बाय आर। सही है चीज, इंटरसेक्शन ऑफ टू इनइक्वलिटीज। नेक्स्ट
इसको देखिएगा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये JEE 2000 का है और अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए भी करवा दे रहा हूँ थोड़ा कि आपको ये आइडिया लगे कि ये सब कुछ JEE का सिलेबस है, मेंस एडवांस सब जगह आता है ये सब। तो देखो इसको एक बार क्या कहना चाह रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों ने, क्वेश्चन पढ़ ले तो बता देना भाई। सॉल्व करने के लिए नहीं करें आपको, बस इतना करें क्वेश्चन पढ़ लें आप, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो अब इसमें ना कुछ समझते हैं। पहले तो बीड वाला कंसेप्ट एक बार फिर मेरे को देखो, मेरे को जो प्रॉब्लम्स हुई अपने टाइम पढ़ते समय वो सब सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होता क्या था, देखिए ये जो बीड ग्रूव ये इंग्लिश वर्ड्स हैं सारे, ठीक है, और हम लोग इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं हमको अच्छे से पता है, ठीक है, हम लोग तो बिल्कुल यूपी में रहते हैं वैसे भी, तो इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं हम लोग को पता है, तो हमें ये सारे वर्ड्स उतने क्लियर नहीं होते। तो देखो बीड पहले तो आप समझो, उसके बाद इस कहानी पे आएंगे। बीड बेसिकली ये है, इसकी भी एक्चुअल, अब ये सब देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ है आपने, मोती माला देखे, ये सब तो देखे होंगे ना, इमेजेस तो देखी होंगी आपने। यस सर। ये तो हाथ में गले में ब्रेसलेट वगैरह पहनते हो, नेकलेस वगैरह, तो ये बीड होता है। ये जो राउंड शेप की आप ऑब्जेक्ट देखते हो ना, इसको बीड कहते हैं, दिस इज बीड। और ये बीड एक तरीके से एक रॉड के ऊपर होती है, तो रॉड को ना ये चारों साइड से टच करती है ऐसे, इसका कांटेक्ट रॉड के चारों साइड से होता है। तो इस यहाँ पर तो आप गैप देख रहे हो, यहाँ पर गैप देख रहे हो, लेकिन अगर आप इस वाले फिगर में देखोगे तो यहाँ कोई गैप नहीं है, मतलब बीड परफेक्टली कांटेक्ट में है इसके। तो इसमें नॉर्मल्स क्या होते हैं ना, हर तरफ से लगेंगे, मतलब ये रॉड बीड पर इधर भी नॉर्मल लगाएगा, ये रॉड बीड पर इधर भी नॉर्मल लगाएगा, ये रॉड बीड पर इधर भी नॉर्मल लगाएगा, ये रॉड बीड पर नीचे भी नॉर्मल लगाएगा, मतलब नॉर्मल नॉर्मल जो लगेगा वो पूरा 360 डिग्री एंगल पर बीड पर लगता है, हर तरफ नॉर्मल लगता है, क्योंकि बीड एक राउंड शेप का सरफेस है, राउंड सरफेस है वो, और वो रॉड को चारों साइड से टच कर रहा है। तो ये कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए आपको, मतलब यहाँ पर नॉर्मल इधर भी दिखाओगे, यहाँ पर नॉर्मल इधर भी दिखाओगे, इधर भी दिखाओगे, अब इसमें से किसी एक डायरेक्शन का नॉर्मल डोमिनेट कर जाएगा, लगेगा नॉर्मल हर तरफ, लेकिन एक डायरेक्शन इसमें से डोमिनेट करती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस ऑफ प्रॉब्लम, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। आगे बात ये समझ में आपको, बीड का मतलब मेंटल इमेज बनी इसकी, कि बीड का मेंटल इमेज क्या होता है, मतलब किस तरीके की। अब आप एक्चुअल क्वेश्चन पे आ जाओ, अब आप इस क्वेश्चन में कर सकते हो, क्योंकि जब बीड का अब आगे से कभी भी बीड लिखा हो तो आप समझ जाना, बीड मतलब ये मोती, ये जो मोती होते हैं, मोती मतलब पर्ल्स टाइप की चीज जो कि रॉड पर स्लाइड करती है। तो अब इसको क्या करोगे, देखिए, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में आता हूँ, पहले एक काम और कर लें। दो एक्सेस दिखाई है, एक एक्सेस को मैं और दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक्स एक्सेस दिखाई है, वाई एक्सेस दिखाई है, जेड एक्सेस दिखाना भूल गए, तो जेड एक्सेस भी दिखा देते हैं। अब देखो क्या करना चाहिए, मुझे इस बीड पर फोर्सेस बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जो भी है, कि टाइम आफ्टर विच द बीड स्टार्ट स्लिपिंग, यहीं पर पूरी कहानी है इसकी, टाइम आफ्टर विच द बीड स्टार्ट स्लिपिंग। तो लेट वो टाइम टी नॉट है, लेट दैट टाइम इज टी नॉट। तो इसका मतलब बिफोर टी नॉट क्या हो रहा है, बिफोर टी नॉट क्या वो बीड स्लाइड कर रहा है, नहीं सर, रेस्ट पे। तो बीड एट रेस्ट है, लेकिन वो रेस्ट पे कहाँ है, ऑन द रॉड, मतलब पूरी तरीके से रेस्ट पे नहीं है, रॉड पे रेस्ट पे। तो रॉड हमारा फ्रेम हो गया, मतलब रॉड को हमने अपना फ्रेम कह दिया। अब ये ट्रांसलेटिंग फ्रेम है या रोटेटिंग फ्रेम है, ये देख लो। सर रोटेटिंग। रोटेटिंग फ्रेम है। तो हम एक बार फिर से अपनी लिस्ट तैयार कर लें कि रियल में हमें क्या क्या दिखाना है और वर्चुअल में क्या क्या दिखाना है, क्योंकि आपको लिस्ट के हिसाब से चलना है। मतलब ये सिस्टमेटिक तरीका होता है, वैसे तो आप याद कर लो अच्छी बात है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीका यही है, mg नॉर्मल फ्रिक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, टेंशन वेंशन यहाँ नहीं है। और वर्चुअल में एक बार फिर से मैं लिखूंगा -m अल्फा क्रॉस r एक वर्चुअल फोर्स होता है,
दूसरा वर्चुअल फोर्स माइनस एम इंटू ओमेगा क्रॉस आर, जिसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हो। और तीसरा वर्चुअल होता है माइनस एम ट्वाइस ऑफ ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव, जिसको कोरियलिस फोर्स कहते हैं। अब इसमें से कौन कौन सा वर्चुअल देखना है, कौन कौन सा रियल देखना है, देखो एक एक करके चलते हैं। तो पहले ना वर्चुअल फोर्स से ही स्टार्ट करते हैं इस बार। पहले वर्चुअल फोर्सेस देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में वर्चुअल फोर्सेस कहाँ कहाँ लगेंगी। तो इस क्वेश्चन में अल्फा है या नहीं है, पहला क्वेश्चन लिखो। सर है। हाँ, किधर की तरफ, ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, अल्फा की डायरेक्शन। तो इसीलिए मैंने आपको ना ये पेज भी आपको बताया था, मतलब ये कंप्लीट नोट्स कह सकते हो, कंप्लीट नोट्स कि कैसे ओमेगा देखना होता है, कैसे अल्फा देखना होता है। तो न्यूमेरिकल से पहले आपको ये सब याद होना चाहिए, बार बार न्यूमेरिकल में पलट के देखने लायक नहीं होता, एक बार याद कर लो, समझ लो इसे। तो ओमेगा की डायरेक्शन यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक। अल्फा किधर होगा, ओमेगा के पैरेलल होगा या ओमेगा के अपोजिट होगा यहाँ पर? सर पैरेलल होगा। पैरेलल किस बेसिस पे कह रहे हो, किस सर बेसिस क्योंकि सर वो एक टाइम पे सर स्लाइड कर जाएगा तो मतलब ओमेगा बढ़ेगी ही, ओमेगा तो बढ़ सेम रही डायरेक्शन में होगा। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग वाला, इंक्रीजिंग स्पीड वाला केस है, ठीक है। अब देखो ये अल्फा क्रॉस आर, तो अल्फा आपका जो है वाई एक्सिस है, अल्फा वाई एक्सिस है, मतलब अल्फा वाई एक्सिस मतलब अल्फा वेक्टर में जे कैप आएगा, यहाँ जे कैप। और आर वेक्टर, तो सेंटर से जो बीड है वो आई कैप डायरेक्शन में है, सेंटर से बीड की लोकेशन आई कैप है। तो यहाँ आई कैप, आर की जगह आई कैप और अल्फा की जगह जे कैप। तो क्या बना, जे क्रॉस आई से क्या बने, माइनस के, माइनस और के। माइनस के, और एक माइनस बाहर पहले से है। तो ओवरऑल पहला वाला वर्चुअल फोर्स कहाँ दिखाओगे, फर्स्ट वर्चुअल फोर्स की डायरेक्शन क्या दिखाएंगे? सर अलोंग जेड एक्सिस। अलोंग जेड एक्सिस, मतलब के कैप दिखाएं, बोलो भाई। जी सर। तो जी के, सर। तो के कैप डायरेक्शन में पहला वर्चुअल फोर्स आया एम आर अल्फा, आर मतलब ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्वेश्चन में एल दे रखी है, एम आर अल्फा, ये वर्चुअल फोर्स है रॉड के फ्रेम में। दूसरा वर्चुअल फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल होता है, तो वो आप चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट से देखो, और नहीं देखना चाहते तो डायरेक्ट सेंटर से बाहर दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये हम डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं। दूसरा वर्चुअल फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल होता है, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, ये भी वर्चुअल है, इसको सेंट्रीफ्यूगल कह देते हो। और तीसरा वर्चुअल फोर्स, देखो मैंने कहा ना कि कभी कभी दो दो वर्चुअल फोर्स आते हैं, अभी तक के न्यूमेरिकल में सिर्फ एक चल रहा था, इसमें दूसरा आ गया, दो वर्चुअल फोर्स आ गए, क्योंकि अल्फा आ गया ना इस न्यूमेरिकल में। बात समझ में आई आपको कि अगर आपका रोटेटिंग फ्रेम में अल्फा भी आ जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल के अलावा एक और फोर्स दिखाओगे आप। यस सर। जी सर। और तीसरा वाला कोरियलिस, तीसरा कोरियलिस फोर्स दिखाएंगे, कोरियलिस फोर्स। ये बीड रॉड के फ्रेम में रेस्ट पे है, कोरियलिस फोर्स में वी आर, हाँ कोरियलिस फोर्स में वी आर चाहिए, मतलब रिलेटिव स्पीड चाहिए। तो रिलेटिव तो कुछ है नहीं ना, रॉड की फ्रेम में तो बीड रुका हुआ है, तो कोरियलिस फोर्स नहीं होगा इस न्यूमेरिकल में। बट फिर बोल रहा हूँ, किसी न्यूमेरिकल में ऐसा भी होगा कि कोरियलिस भी आएगा। इसीलिए मैं बार बार इन तीनों को लिख करके प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ कि ये तीन मेरे दिमाग में बैठ जाएं। और एक परफेक्ट प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये तीनों लिख करके और कंफर्म करना होता है कि ठीक है न्यूमेरिकल में 0 आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से पहले से ये क्यों मान ले कि सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल ही आएगा, मतलब वो इनकम्प्लीट, थोड़ी सी गलत तरीका हो गया ना क्वेश्चन करने का। तो वर्चुअल हो गए, अब बचा आपके रियल फोर्सेस। रियल फोर्सेस में क्या क्या दिखाओगे बताओ? रियल फोर्सेस में तो एक और बात सुनो सर एमजी। सर अच्छा एमजी। सुनो सुनो इधर देखो, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, सर एमजी नहीं होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलो एमजी भी खत्म हो गया, अब बचा क्या आपके पास? नॉर्मल और फ्रिक्शन। बस दिखाते जाओ, किधर दिखाओगे फ्रिक्शन, किधर दिखाओगे? तो ये बीड स्लाइड किधर करेगा? एक्सिस की तरफ बाहर करेगा, तो फ्रिक्शन तो अंदर एक्सिस की दिखाएंगे ना, तरफ। सर बैकवर्ड। इसका मतलब फ्रिक्शन अंदर दिखा दे, यस सर। फ्रिक्शन अंदर दिखा दिया। और नॉर्मल किधर दिखाओगे, क्योंकि फोर्स बैलेंस करनी है, ध्यान देना। अब नॉर्मल किधर दिखाओगे, खुद ही आइडिया लग जाएगा, क्योंकि बीड में एम एल अल्फा के सर हाँ ऑपोजिट। बिल्कुल, क्योंकि बीड में नॉर्मल किसी भी साइड दिखा सकते हो, क्योंकि नॉर्मल चारों साइड से होता है, लेकिन इनमें से हम कौन सा साइड कंसिडर करेंगे? तो अब आप समझ गो बॉडी माइनस को, के। बिल्कुल, क्योंकि बॉडी को रेस्ट पे रखना है, फोर्सेस बैलेंस करनी है,
तो एम एल अल्फा को भी तो कोई बैलेंस करेगा, एम एल अल्फा को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल दिखाएंगे। अब आप इक्वेशंस क्या बनाओगे, तो इक्वेशंस में एन बराबर एम एल अल्फा एक इक्वेशन, और फ्रिक्शन बैलेंस कर देगा एम ओमेगा स्क्वायर एल को, और फिर हम कंडीशन लगा देंगे फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एन की। तो फ्रिक्शन विच इज एम ओमेगा स्क्वायर एल शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज एम एल अल्फा। तो एम एम कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक काइनेमेटिक्स भी आएगा यार, जो अल्फा है वो डी ओमेगा बाई डी टी होता है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी से करोगे तो ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू टी भी लिखोगे आप, क्योंकि इनिशियल ओमेगा 0 है। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको चेंज कर दो, जो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर देख रहे हो ये बदल जाएगा, एल एल कैंसिल हो गए, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह बन जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू अल्फा, एक अल्फा कैंसिल, सो टी शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ म्यू बाय अल्फा। मतलब ये वो टाइम है जब बीड रेस्ट पे होगा, रूट म्यू बाई अल्फा टाइम तक बीड रेस्ट पे होगा। क्वेश्चन पूछा स्लाइड कब करेगा वो, तो लेस देन इक्वल टू रूट म्यू बाई अल्फा पर स्टेशनरी है, तो इसके बाद वाले टाइम पर वो स्लाइड कर जाएगा। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन टिक करके आओगे फिर, जब क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा तो टाइम आफ्टर क्लियर हो गया आपको? यस सर। जितना सिस्टमेटिकली चलोगे आपको उतना आसान पड़ेगा न्यूमेरिकल। अगर रैंडम भागोगे ना, रैंडम भागोगे इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन भागते चले जा रहे हो, क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व नहीं होगा फिर आपका। हो सकता है कि हमारे एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो सिस्टमेटिक चलने में, कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कम 2-3 क्वेश्चन मेरे कम होंगे मान लेता हूँ, लेकिन जो भी होंगे वो परफेक्ट होंगे, एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी आपकी। तो अभी तो टारगेट हमारा एक्यूरेसी का होना चाहिए, स्पीड का टारगेट अभी होना ही नहीं चाहिए। स्पीड का टारगेट तब होता है जब ग्रेजुअली आप सिलेबस पर कमांड करने लग जाओ तब। सर हाँ जी सर, जैसे अगर टाइम बचाने के लिए हम लोग इसको डायमेंशनल एनालिसिस भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को मान ली, ठीक है बिल्कुल कर सकते हो। और लेकिन अगर मैं जैसे ये कहूँ कि डायमेंशन एनालिसिस से कैसे करोगे, अच्छा ये बताओ, क्योंकि ए और बी दोनों की डायमेंशन सेम है, इनफैक्ट सी की भी वही डायमेंशन है, क्योंकि म्यू का कोई डायमेंशन होता ही नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का तो डायमेंशन होता ही नहीं ना। और अल्फा ए बी सी तीनों में, तीनों के डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर है, तो डायमेंशनली फायदा नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, अब ये एचसीवी का 21 क्वेश्चन है, एचसीवी के सर्कुलर मोशन चैप्टर का 21। इसमें एक रूलर है, यहाँ पर रूलर होता है लकड़ी का स्केल जो होता है ना, टेलर्स के पास जो होता है, टेलर लोग लकड़ी वाला स्केल रखते हैं, कपड़े वाला वो, तो रूलर उसको बोलते हो आप। मास एम, उस पर रखा गया है, कोई फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करो एक बार ध्यान से, और बाकी सब चीजें तो मैं बता दे रहा हूँ क्या दे रखा है। तो यहाँ पर एक मास एम है, एक ऑब्जेक्ट रूलर पे रखा गया है, ये इसकी एक्सिस से एल डिस्टेंस पे है, और ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane through the, and what can be the maximum angular speed for which the block does not slip, block does not slip। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप धीरे धीरे याद कर चुके हो, तीन हुए, तीन वर्चुअल है बाकी रियल है। तो पहले वर्चुअल से स्टार्ट कर लो। कौन सा वर्चुअल आएगा इसमें, मतलब पहले पार्ट में, पहले पार्ट में सेंट्रीफ्यूगल, ओनली सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि ओमेगा बदल नहीं रहा है इसमें, ओमेगा बदल नहीं रहा और मास रेस्ट पे है, तो सिर्फ और सिर्फ एक दिखा दो, सेंट्रीफ्यूगल दिखा दो आप, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ दिखा दीजिए इस तरफ, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। पहले वर्चुअल दिखा दो एम ओमेगा स्क्वायर आर, उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, एम जी नीचे, फ्रिक्शन का आपको आइडिया लग जाएगा, फ्रिक्शन किधर दिखाना है, मास को रेस्ट पे रखना है, ब्लॉक डज नॉट स्लिप है, स्टेशनरी ब्लॉक है, फ्रिक्शन अंदर की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया, एन इक्वल टू एम जी और फ्रिक्शन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। एंड एक बार फिर से वही सब कहानी चलेगी,
मैक्सिमम पूछे हैं आपसे, मैक्सिमम ओमेगा का मतलब फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू ले लीजिए, म्यू एस। तो म्यू एस एन, यानी कि फ्रिक्शन एम ओमेगा स्क्वायर एल को हम डायरेक्टली म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल एम जी कर देंगे, तो एम एम कैंसिल करके ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से रूट म्यू जी डिवाइडेड बाय एल, ये ए पार्ट का आंसर है। अब बी पार्ट पे आओ, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं वो, इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड। बी पार्ट में हम लोग एचसीवी को इसीलिए कहते हैं बच्चे, इसके अंदर भी कंसेप्ट्स हैं। एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो एट एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आ चुका है। अब आप क्या क्या फोर्स दिखाओगे भाई, अब कौन कौन सी फोर्स दिखाएं यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल तो दिखाओगे ही, एम ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन अब आपका ना एक वर्चुअल फोर्स ये भी आ गया, माइनस एम अल्फा क्रॉस आर वाला, और अल्फा इसमें ऊपर है। अब आप खुद ही देख लो किधर होगा, हालांकि पीछे भी करा था, अल्फा इधर है और आर हमारा आई कैप है, तो अल्फा क्रॉस आर मतलब कि जे क्रॉस आई, माइनस के और एक माइनस बाहर की तरफ लगा हुआ है, कुल मिलाकर के के कैप डायरेक्शन में यानी कि जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक और स्यूडो फोर्स आएगा, एक और वर्चुअल फोर्स आएगा, एम आर अल्फा। क्लियर हुआ? मैंने डायरेक्ट इसलिए कर दिया कि अभी जस्ट पीछे मैंने बीड वाला क्वेश्चन किया है। यस सर। यस सर। तो ये दो वर्चुअल फोर्स हो गए। इन दो वर्चुअल फोर्सेस के अलावा रियल में क्या क्या लगेगा, इन दो के अलावा रियल फोर्सेस में, तो रियल फोर्सेस में नॉर्मल जो रूलर के परपेंडिकुलर और एमजी रूलर के परपेंडिकुलर, ये दो रियल फोर्स हो गए, एन और एमजी। और फ्रिक्शन कहाँ दिखाएंगे अब? सर एक बैकवर्ड दिखाएंगे और एक माइनस के एम दिखाएंगे। हाँ, एक ही दिखाएंगे। एक्चुअली क्या है कि एम ओमेगा स्क्वायर आर पैरेलल टू रूलर है, रूलर के पैरेलल है ये, और एम अल्फा भी पैरेलल टू रूलर है, तो एक्चुअल में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट। मतलब ये जो एम एल अल्फा देख रहे हो और ये जो एम ओमेगा स्क्वायर एल देख रहे हो, इनका एक रिजल्टेंट आएगा, यस सर। उस रिजल्टेंट के अपोजिट रूलर पे फ्रिक्शन लगेगा। सर वो बैलेंस करने के चक्कर में। हाँ जी, मतलब फ्रिक्शन डायरेक्टली एक्सिस की तरफ नहीं होगा, फ्रिक्शन एक्सिस से कोई एंगल बना रहा होगा। जैसे पहले वाले पार्ट में फ्रिक्शन टुवर्ड्स एक्सिस है, इसमें वो टुवर्ड्स एक्सिस नहीं है, इसमें वो टुवर्ड्स एक्सिस से थोड़ा सा एंगल बनाएगा, और ये फ्रिक्शन बैलेंस करेगा रिजल्टेंट, इन दो वर्चुअल फोर्सेस के रिजल्टेंट को, एम अल्फा को और स्यूडो फोर्स इनके रिजल्टेंट को, क्योंकि नॉर्मल तो एमजी से बैलेंस हो ही रहा है, एम इक्वल टू एमजी, ये तो पहले ही लिख दोगे आप। दो वर्चुअल फोर्सेस हैं, उनको कौन बैलेंस करेगा, तो फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक वर्चुअल फोर्स आपका एम एल अल्फा है उसका स्क्वायर, दूसरा वर्चुअल फोर्स हमारा एम ओमेगा स्क्वायर एल सेंट्रीफ्यूगल है उसका स्क्वायर कर देंगे, और फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन करके अब इसका आंसर ले आना। मैंने बुक बता दिया, आप लोग के पास बुक है, 21 क्वेश्चन है, आंसर मैच भी करके देख लेना वहां से। बट अच्छा क्वेश्चन है, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है समझने के लिए, स्पेशली फ्रिक्शन की डायरेक्शन को देखने के लिए। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वर्चुअल फोर्सेस को पहले ड्रॉ करना, फ्रिक्शन को लास्ट में ड्रॉ करने से थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल जाता है। आई मीन कंफ्यूजन नहीं होते कि फ्रिक्शन किधर दिखाना है, तो पहले आप वर्चुअल वाली फोर्स दिखा दो, नॉर्मल दिखा दो, एमजी दिखा दो, आखिरी में हम फ्रिक्शन को देख लेंगे। यस सर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये आसान सा क्वेश्चन है ना, ये बड़ा काफी आसान सा क्वेश्चन है, बट फेमस क्वेश्चन था इसलिए मैंने चूज किया है। 24 तो हेमिस्फेरिकल बॉल वाला क्वेश्चन है, इनसाइड हेमिस्फीयर एक पार्टिकल है, काफी फेमस क्वेश्चन है। लेकिन ये हेमिस्फीयर के इनसाइड में एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो ये कुछ लाइन ड्रॉ कर दे पहले। तो हेमिस्फीयर की एक्सिस है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, एक्सिस उसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और इसी के अंदर यहाँ कहीं पर एक पार्टिकल रखा गया है। क्वेश्चन के हिसाब से वो जो पार्टिकल है, स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट इन द बॉल एट अ पोजीशन वेयर द रेडियस मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल, मतलब ये एंगल थीटा है आपका, ये जो रेडियस है ये थीटा एंगल पर है।
अब इसमें क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे भाई? क्वेश्चन ही कह रहा है, हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, देखो इसीलिए कंप्रीहेंशन आता है। फाइंड द रेंज ऑफ ओमेगा, चलो वो तो क्या है, वो तो फाइंड क्या करना है वो अलग बात है, लेकिन क्या कैसा फाइंड करना है? ब्लॉक विल नॉट स्लिप। तो क्या ये इनडायरेक्ट तुमसे नहीं कहा जा रहा कि ब्लॉक रेस्ट पे है? क्या ये Yes, इनडायरेक्टली sir. यही बात नहीं जी होगी कि अगर हम अपना ऑब्जर्वर हेमीस्फीयर पे ले ले तो ये ब्लॉक कैसा है फिर? Rest पे. रेस्ट पे। अब ये ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम है कि ट्रांसलेटिंग फ्रेम है, ये भी देख लो। ऑब्जर्वर हेमीस्फीयर पर है, हेमीस्फीयर रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग। रोटेटिंग फ्रेम। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स में क्या क्या दिखाओगे? mg, और क्या दिखाओगे? नॉर्मल, और क्या दिखा दें? mg नॉर्मल, दो रियल हो गए। फ्रिक्शन को आखिरी में रखिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फोर्स है, तो कंफ्यूजन लास्ट में रखते हैं। वर्चुअल फोर्सेस में क्या आएगा? तो क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो कोरियलिस फोर्स नहीं आएगा, ओमेगा कांस्टेंट यानी कि अल्फा नहीं है, तो सिर्फ एक ही वर्चुअल फोर्स आएगा, Centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल। कहाँ दिखाएंगे उसको? सर एक्सिस के परपेंडिकुलर दिखाएंगे। हाँ, इसमें बता दे, कुछ लोग सेंट्रीफ्यूगल को स्फीयर की सेंटर से बाहर दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कुछ लोग, ये डायरेक्शन दिखाते हैं कुछ लोग सेंट्रीफ्यूगल का, मतलब उनको ये बताया जाता है कि अवे फ्रॉम सेंटर, जो कि एक गलत चीज है। देखिए क्यों गलत है ना, क्योंकि ओमेगा तो एक्सिस के अलोंग आएगा ना यार, ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग आएगी, बोलो। Yes, sir. यस। और इसीलिए मैंने सेंट्रीफ्यूगल का वेक्टर फॉर्म लिया था आपको समझाने के लिए कि क्लैरिटी वहां से आएगी। जो सेंट्रीफ्यूगल है उसमें ओमेगा क्रॉस है, ओमेगा क्रॉस ओमेगा, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आप सबको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट पे जो आंसर आएगा वो परपेंडिकुलर टू ओमेगा आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर तो जो प्रोडक्ट आता है वो वेक्टर्स के 90 डिग्री पे आता है ना, ए क्रॉस बी करो तो ए और बी दोनों के Yes. 90 डिग्री का वेक्टर आएगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल हमेशा ओमेगा के परपेंडिकुलर है और ओमेगा हमेशा एक्सिस के अलोंग। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सिस के परपेंडिकुलर दिखाओगे आप, ये डायरेक्शन गलत है सेंट्रीफ्यूगल की, सेंट्रीफ्यूगल की ये डायरेक्शन गलत है बच्चे, बता दे रहा हूं आपको, ये ना करिएगा कभी। यानी एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाएंगे तो इस ब्लैक वाली एक्सिस के 90 डिग्री पर बाहर की तरफ, ये डायरेक्शन होगा सेंट्रीफ्यूगल का। सो दिस इज नाउ m ओमेगा स्क्वायर। और स्मॉल r क्या लेंगे? स्मॉल r, तो वो स्मॉल r हेमीस्फीयर का रेडियस नहीं होगा, यहां पर भी गलती करते हो, हेमीस्फीयर का रेडियस चूज कर लेते हो। आर साइन थीटा। हाँ, स्मॉल r ये डिस्टेंस होगा आपका एक्सिस से, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और वो कैपिटल R साइन थीटा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ इसका। अब फ्रिक्शन कहाँ दिखाएंगे? 3 हो गए, फ्रिक्शन बचा है अभी। 3 फोर्सेस आप दिखा दिया, अलग से दिखा दूं तो अलग से यहाँ दिखा दे रहा हूँ। एक सेंट्रीफ्यूगल दिखा दिया, उसके अलावा बाकी जो फोर्सेस है उसमें mg दिखा दिया, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखा दिया आपने। ये 3 फोर्सेस ड्रॉ कर दी। बचा क्या आपके पास वो देख लो, नॉर्मल, mg, उसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इस बात का ध्यान देना है, ओमेगा के परपेंडिकुलर रहना चाहिए वो। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा ऑब्वियसली नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो हेमीस्फीयर का पोर्शन जा रहा था यहाँ पर, पार्ट ऑफ हेमीस्फीयर ऐसे दिखाएं अगर, तो फ्रिक्शन के 2 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, या तो फ्रिक्शन हेमीस्फीयर में ऊपर की साइड लग रहा होगा, मतलब फ्रिक्शन इस साइड भी लग सकता है, दिस इज केस नंबर 1, और केस नंबर 2 होगा जहां पर फ्रिक्शन नीचे भी लग रहा होगा। 2 पॉसिबिलिटी है। केस नंबर 1 के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगी? देखिए केस नंबर 1 के हिसाब से तो ये एंगल थीटा है आपका, है ना, ये 90 माइनस थीटा, यानी ये एंगल थीटा बनेगा, ये 90, फिर इधर 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा। तो अब इसमें इक्वेशंस बनाओ। फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा? तो फ्रिक्शन और उसके साथ सेंट्रीफ्यूगल का एक कंपोनेंट फ्रिक्शन की डायरेक्शन में जाएगा। ये जो सेंट्रीफ्यूगल है इसका एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन के साथ, तो प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, और उसका एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन के साथ, ये दोनों मिल करके ग्रेविटी mg के टेंजेंट की डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे। तो mg का टेंजेंट की डायरेक्शन में, यानी इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा
वो हो गया mg मल्टीप्लाइड बाय cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा। कंपोनेंट्स एक बार अपने आप देखना। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी इक्वेशन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बनाओगे। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो इधर लग रहा है परपेंडिकुलर साइड पर, ये किसको बैलेंस करेगा? तो इसमें mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट स्यूडो फोर्स का आएगा। तो दिस इज mg cos थीटा प्लस एक स्यूडो फोर्स कंपोनेंट यानी कि m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, और उसका कंपोनेंट करेंगे तो एक और sin थीटा हो जाएगा यानी sin स्क्वायर थीटा। ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। और फ्रिक्शन नॉर्मल निकाल करके आप क्या करोगे? F लेस देन इक्वल टू म्यू n। तो इससे एक आंसर आएगा, ये एक आंसर बनेगा हमारा। और केस 2 दिखाओगे इसमें, रेंज दो तरीके से आएंगे इसमें, एक तो केस 1 से और एक केस 2 दिखाना पड़ेगा। केस 2 में हमको फ्रिक्शन की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। आ रहा समझ में आपको ये चीज? यस सर। आगे प्रोसीड कर लोगे इक्वेशन 1 से फ्रिक्शन निकाल करके और फिर बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है।